हिंडनबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है। आपने मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं और इसे समझाने की कोशिश करूं तो ये एक बिजनेसमैन की कंपनी है या कुछ लोगों की कंपनी है जिससे दूसरा बिजनेसमैन हेल्दी कंपटीशन नहीं कर पा रहा तो पहले वाले बिजनेसमैन को बदनाम कर दो, जिससे उसके यहाँ के ग्राहक कम हो जाएं या उसकी शेयर प्राइस कम हो जाए। जब ग्राहक कम हो जाएगा तो बिजनेसमैन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा, फिर उसकी संपत्ति खरीद लो। हिंडनबर्ग यही करता है। जब कोई शेयर बाजार क्रैश होता है तो यह कंपनी बड़ा फायदा उठा लेती है, एकदम नीचे के दाम पर शेयर उठाकर और बाद में बड़े दाम पर, ऊंचे दाम पर उसे बेचकर। हिंडनबर्ग पिछले 18 महीनों से गौतम अडानी ग्रुप को लेकर खुलासों के नाम पर भारत में राजनीतिक हंगामा मचा रहा है। शनिवार को हिंडनबर्ग की इसी रिपोर्ट में दावा हुआ कि शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति ने अडानी से लिंक वाले ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था। कब? वो भी जब वो सेबी में आई थी, उससे 2 साल पहले। इन आरोपों पर स्पष्टीकरण में आधिकारिक रूप से ये बात कही गई कि इन फंड्स में निवेश माधवी बुच के सेबी से जुड़ने से पहले हुई थी। साथ ही माधवी बुच ने अपने सभी निवेश का डिस्क्लोजर सेबी को किया हुआ है। मतलब सब कुछ पहले से सबको पता है। यहां यह भी जान लीजिए कि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग ने अडानी पर फ्रॉड का जो आरोप लगाया था, उस पर सेबी ने सिर्फ एक मामले को छोड़कर अडानी को क्लीन चिट दी है। उस एक मामले पर अभी जांच जारी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच के बाद सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग की इजाजत नहीं दी। सवाल यह है कि क्या अब की बार भी हिंडनबर्ग ने बिजनेसमैन अडानी पर हिट जॉब किया है ताकि मोदी पर हमला किया जा सके, मोदी विरोधियों को प्रोपेगेंडा का टूलकिट थमाया जा सके। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हाथों हाथ लेने वाले राहुल गांधी क्या इस पूरे प्लान में एक कड़ी हैं, जैसा बीजेपी कह रही है। सुनिए बीजेपी का ये आरोप। Being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and its closest allies, the Toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। मोदी पर हमले के लिए अडानी का नाम राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले से लेते रहे हैं। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद उन्होंने सेबी चीफ का इस्तीफा मांगा। यहां मैं याद दिला दूं कि 2024 के चुनाव के पहले अडानी के ही बहाने जॉर्ज सोरोस मोदी को हटाकर भारत में सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिवाइवल का बयान दे चुके हैं और इसलिए यह सब कुछ एक क्रोनोलॉजी के तहत किए जाने की आशंका बताई जाती है, जिसमें पहले बिजनेसमैन का नाम सामने लाकर मोदी पर उंगली उठाई गई, फिर बिना सबूत के अडानी को फ्रॉड बताया गया। अडानी पर सेबी की जांच में कुछ नहीं निकला तो सेबी चीफ को कटघरे में लाया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत के शेयर बाजार में आशंकाएं बनी रही। हालांकि शेयर बाजार में वैसी कोई उथल पुथल नहीं मची जिसका हिंडनबर्ग को शायद अंदेशा था या उम्मीद रही हो। शायद निवेशकों को भी यह समझ में आ गया है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिना ठोस सबूत कोई कुछ भी बोलने लगे, निवेशक उस पर अब भरोसा भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर बीजेपी के आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो ये टूलकिट है
और राहुल इसकी कड़ी है तो ये एक गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अब आम एमपी नहीं है, अब वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी भी हैं। अभी अभी हमारे सामने बांग्लादेश के तख्ता पलट का उदाहरण भी सामने आया है। इस तख्ता पलट में अमेरिकी हाथ होने का आरोप लग रहा है और ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद लगाया है। उधर बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी का सनसनीखेज दावा है कि तख्ता पलट में राहुल गांधी का भी रोल है। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं जो बांग्लादेश के एक पत्रकार है। सुनिए ये बयान। मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इंपॉर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message, I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid ul-Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला, और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, अगर मेरे एलिगेशंस इंफॉर्मेशन सही है नहीं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब भी दे ऑफिशियली कह दे कि ये इंफॉर्मेशन सटीक है नहीं, देन आई विल गिव द एविडेंस। मैं आंख बंद कर किसी दूसरे देश के नागरिक की बात पर विश्वास नहीं करना चाहती और हमें करना भी नहीं चाहिए। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर रही हूं, वैसे ही सलाउद्दीन चौधरी की बात पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अडानी ने अपना पक्ष रखा, कई सवालात हुए, कई शोकॉज नोटिस हुए। पहली बार के केस में कोर्ट को बताया गया कि वो गलत नहीं है, कोर्ट ने माना कि वो गलत नहीं, लेकिन सलाउद्दीन चौधरी के आरोप पर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया ही नहीं आई है। हाँ, पूर्व सीएम रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने क्या कहा, आप सुनिए। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब लंदन दौरे पर थे तो उन्होंने वहां खालिद जिया के बेटे से, तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है और इन तमाम चीजों पर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंपेन का एक हिस्सा होगा। राहुल जी के विषय में इस तरीके की बहुत सारी जो है जिसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले भी सर्कुलेट होती रही है, जिनका कोई बेसिस नहीं। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आरोप लगाते हैं, तो उधर कांग्रेस समेत विपक्ष पर अपने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज ना उठाने का आरोप भी लग रहा है। आज अखिलेश यादव ने हिंदुओं से हिंसा पर एक्स पर एक पोस्ट किया, लेकिन क्या लिखा आप खुद देखिए। उनके शब्द हैं, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो, समझी नहीं मैं क्या मतलब है, या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाले अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। अब बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक कौन है, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, ये मैं समझ नहीं पाई हूं। शायद अखिलेश जी लिख भी नहीं सके। वो अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक कर क्या रहा है, इसको भी उन्होंने खुलकर नहीं लिखा। क्या मजबूरी है? ये भी सवाल उठते हैं कि क्या ऑपोजिशन तख्ता पलट में ही अपॉर्चुनिटी देख रही है? तो सवाल पब्लिक का आज यही उठता है, क्या राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के टूलकिट की चिट पकड़ने का बीजेपी का आरोप दमदार है? क्या एक और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पर मोदी के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है?
बांग्लादेश के तख्ता पलट में राहुल गांधी का रोल होने के बांग्लादेशी पत्रकार के दावे पर कांग्रेस का जवाब क्या है? क्या वोट बैंक की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों का नाम लेने से अखिलेश यादव जी डरते हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरे स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के सपोर्टर जुड़ रहे हैं, जिनसे मेरा पहला सवाल है। तहसीन पूनावाला जी, कितने ऐसी रिपोर्टें आएंगी तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है? पहली रिपोर्ट 18 महीने पहले आई, पूरी जांच हुई, 23 मामले थे, 22 की रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट को चली गई है और क्लीन चिट सेबी का तो रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी मिला। आज फिर एक रिपोर्ट आ गई और अब की बार तो शेयर मार्केट ने भी उसको तवज्जो नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है हिंडनबर्ग को, बिल्कुल अपना शायद गुरु मानते हैं कि जो लिखते हैं हिंडनबर्ग वो सही लिखती है। मैं पूछना चाहती हूं, चार्ज लगा है आपके ऊपर यानी कांग्रेस के ऊपर कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में, सब इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करके, देश की स्टॉक मार्केट में उथल पुथल करा के और देश के बड़े उद्योगों को, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं संकट पहुंचा के। क्या यही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का? नमस्कार नाविका जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिला था सेबी की उस जांच को, लेकिन उस जांच को सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन उसको उस जांच को हेड कर रही थी और वहां पर उसको क्लीन चिट मिला, यानी जज जो आरोप है खुद इन्वॉल्व था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इसको इन्वेस्टिगेट करी थी। अब मेरा सुधांशु जी से, राहुल जी को एक मिनट बाजू में रखते, हिंडनबर्ग को रखते, अडानी जी को रखते, सबको बाजू में रखते, एक मेरा सुधांशु जी से, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सवाल, इसका सिर्फ स्पेसिफिक जवाब दे। क्या सेबी चेयरपर्सन ने चेयरपर्सन बनने से पहले वर्तमान सरकार को यह बताया कि उनके और उनके पति के दो ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थे, वो ऑफशोर कंपनीज उनके पति के बचपन के दोस्त चला रहे थे, जिसमें जिस ग्रुप को वो इन्वेस्टिगेट करती उनका भी पैसा था और वहां से राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुई है? क्या ये हाँ या ना? बस ये ही सवाल है और कोई सवाल हिंडनबर्ग से जरूरी नहीं, राहुल जी से जरूरी नहीं, मोदी जी से जरूरी नहीं है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग अगर अडानी जी पे सवाल पूछ रहा है तो मोदी जी पे अटैक कैसे हुआ? तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुआ, अगर अब जिन्होंने एडमिट किया कि हमारा उस कंपनी में शेयर था, हमारा इन्वेस्टमेंट था उन ओपेक कंपनीज में और वहां से राउंड ट्रिपिंग हुआ है, तो क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं? और देयरफॉर सेबी की इन्वेस्टिगेशन को वापस हम रीलुक करेंगे नहीं? ये बहुत सिंपल सवाल है। राहुल जी को एक मिनट साइड में रखते, इन सवालों का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब फिर से देने पड़ेंगे क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है तो कांग्रेस पार्टी तो जवाब मांगेगी ही। नहीं, दस्तावेज है ना। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं तहसीन पूनावाला जी को। जो अभी नाविका जी आप बता रही थी फॉरवर्ड ट्रेडिंग, यदि कोई फॉरवर्ड ट्रेडिंग करे, यानी 100 रुपए का शेयर मैंने खरीदा और मैं एक हफ्ते बाद बेचूंगा मगर मुझे आज का ही दाम देना पड़ेगा, तो अगर इस बीच में दाम बढ़ गए तो कंपनी को फायदा होता, 100 का 120 रुपए हो गया, कंपनी को सिर्फ 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर दाम गिर गए और वो 50 रुपए पे चले गए तो आपको फायदा, क्योंकि कंपनी को शेयर की वैल्यू भले ही 50 हो, 100 देना पड़ेगा। ये जो हिंडनबर्ग फॉरवर्ड ट्रेडिंग करके मार्केट को प्रभावित करती, तहसीन भाई, ये विदेश में क्राइम नहीं है, भारत में क्राइम है। नहीं कि आप फॉरवर्ड सेलर हैं और आप अपने किसी एक्ट के द्वारा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, मिडिल मैन यूरोप में क्राइम नहीं है, भारत में क्राइम है, यानी दलाली जिसे कहते हैं कि कोई बीच में ट्रेडिंग कराए। तो हिंडनबर्ग ने यह काम 2023 में भी जनवरी में किया और इस बात को लेकर कुछ अमेरिकन कोर्ट में भी उसके ऊपर आपत्ति दर्ज हुई। अब मैं बताना चाहता हूं, विषय हिंडनबर्ग और अडानी नहीं है। इन्होंने 2023 में जब किया था तो क्या कहा, LIC बर्बाद हो गई, LIC में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट है, एक पैनिक क्रिएट करना। फिर कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा खाते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि LIC ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है 17,000 करोड़। SBI ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो ऑल टाइम हाई नहीं है,
प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर सबसे ज्यादा, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई का आया है। अब आप आइए, एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल ने 2023-24 में 29,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है। तो पहले एलआईसी पर निशाना, फिर एसबीआई पर निशाना, फिर एचएएल पर निशाना, अब सेबी पर निशाना। और हर बार संसद सत्र से पहले इस प्रकार की रिपोर्ट आना, इसको लेकर मन में यह संदेह बहुत गहरा होता है कि हर बार ऐसा कोई ना कोई भारतीय आर्थिक संस्थान के ऊपर ही अटैक क्यों होता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का इतना सुरताल क्यों मिला रहता, आज से नहीं 30-40 साल पहले से। 1984 में ये यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े थे, 1987 में ये बोफोर्स के साथ खड़े थे, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ खड़े थे, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े थे, उसके बाद चेक पिस्टल वाली कंपनियों के साथ खड़े थे, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़े थे। उसने भी एक रिपोर्ट दी थी, डॉक्यूमेंट्री, तुरंत संसद सत्र से पहले। उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ खड़े थे। तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। और तहसीन भाई, ये जितने फॉरेन में डाउटफुल फॉरेन नेशनल्स आते हैं, उनका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ऑफ फर्स्ट फैमिली के साथ कैसे निकल आता है? ओटावियो क्वाट्रोची, गाइडो हेस्के, क्रिश्चियन मिशेल, ये सारे के सारे, और वॉरेन एंडरसन, ये सारे कनेक्शन क्या निकलता आते हैं। इसलिए शक होता है कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था करे। और मैं दर्शकों को एक और बात भी कह दूं, कांग्रेस इस देश में आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहती, उसका मैं एक आधार भी दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि हर फैमिली को 1-1 लाख रुपए देंगे। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 4.5% पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करें सारे दर्शक, 31 करोड़ की संख्या आती है। यानी 31 लाख करोड़ ये बांटेंगे, जबकि भारत का रेवेन्यू रिसीव 26,80,000 करोड़ है। यानी 27 लाख से करोड़ से कम भारत की आय है, और कह रहे थे 31 लाख करोड़ बांट देंगे और गरीबों को ये भरमाने में सफल हो गए। यानी आप ये समझिए कि जमीन से लेकर और स्टॉक मार्केट तक ये आर्थिक अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। अन्यथा मैं एक बात ये बता दूं, आज तक कांग्रेस ने कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ बोला हो तो बताइए। सवाल सही उठाया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, सवाल सही उठाया है, क्योंकि अराजकता फैलाना और ये जो तमाम विदेशी कंपनियों से कांग्रेस की सांठ-गांठ कई दशकों से निकलकर सामने आ रही है, ये क्या सिर्फ एक संजोग है? नाविका जी, मैंने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा। माननीय सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें दी, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं एक लाइन उसके बाद आपकी अनुमति से कहूँगा। मेरा एक सवाल था, क्या वर्तमान सेबी चेयरपर्सन ने वर्तमान सरकार को सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले ये बताया कि उनके और उनके पति के इन्वेस्टमेंट थे एक ऑफशोर कंपनी, 2 ऑफशोर कंपनीज के अंदर, जो उनके बचपन के दोस्त चलाते थे, जिसमें अडानी जी जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका पैसा राउंड ट्रिपिंग हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है, नाविका जी आप प्लीज मुझे फैक्ट चेक करिए। इकोनॉमिक टाइम्स, सेबी शॉर्ट सेलिंग अलाउ करता है, शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट टूल है, एफएनओ स्टॉक्स एलिजिबल और इंस्टीट्यूशंस भी एलिजिबल है। बात ये नहीं है, बात शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग सेलिंग की नहीं है। शॉर्ट सेलिंग पे वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर, आपने उनका इंटरव्यू किया, उसने टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ाया। बात ये नहीं है, बात ये है राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसका क्लीन चिट मिला। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनकी कंपनी में पार्टनर था। मैं कह रहा हूं राहुल जी को एक मिनट छोड़ दीजिए, क्या सुधांशु जी को पता था कि वो थे उसमें उनका इन्वेस्टमेंट था? उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें, अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें, उन्होंने कहा है उसमें कि उन्होंने ये डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और सर तहसीन भाई जी एक मिनट, नाविका जी, तहसीन भाई युवा और प्रबुद्ध हैं, इस तरह इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। शॉर्ट सेलिंग के दौरान आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए नहीं दिख सकते, यह क्राइम है भारत में, और विदेश में क्राइम नहीं है। अगर आप शॉर्ट सेलर कंपनी है और आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जिससे मार्केट सेंटीमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, वो क्राइम है। दूसरी बात, आपने कहा सेबी के चेयरमैन के बारे में, तो आपका खुद का बयान क्या है कि 2016 में, यानी आने से पहले वो, और आप क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट 2023 में कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेट 2023 में हो रहा। अगर आपका भी आरोप सही माना जाए तो 2016 में जो चीज खत्म हो गई आपके हिसाब से, वो 2023 में प्रभावित हो रही है। मान्यवर, इस प्रकार के तर्क देने से बचना चाहिए। और मैंने भी एक सीधा सवाल किया है भाई, अब सुनिए, आप जिन लोगों को बोलते हैं, अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने परसों एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर थे राहुल गांधी जी, और उसमें ब्रिटिश सिटीजन लिखा हुआ है। क्यों नहीं आपने कहा जांच होनी चाहिए?
बोलिए साहब, जांच हम नहीं होनी कह रहे कि चाहिए। सच है, जांच होनी चाहिए, नहीं कह रहे, वो तो आजकल ये हमारे नहीं होनी चाहिए। सरकार हर चीज की जांच बोलिए, करे। जांच सरकार होनी को चाहिए कि नहीं? क्या सरकार नहीं, क्यों तब नहीं तो कर आप रही? मैं तो कहेंगे कह रहा बदले हूं की करिए। राजनीति, बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। प्लीज इसकी जांच कराइए, लेकिन आपको राहुल गांधी पे जो जांच करनी है कराए, और आप कर भी रहे हो। मेरा सवाल जो है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसी के पैसे और उसी की कंपनी में वो, ये बहुत सिंपल सवाल है, ये बहुत सिंपल सवाल है। राहुल गांधी पे इन्वेस्ट नहीं, आज हम यहां बैठे हैं, हम जैसे लोग जो पत्रकार होते हैं वो कभी किसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करते, म्यूचुअल फंड में करते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड किस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, आपका म्यूचुअल फंड ऑफशोर होता है मैम? क्या वो ऑफशोर था, टैक्स हेवन था? ये सवाल है। क्या उसमें एक कंपनी जिसको तहसीन पूनावाला जी, आप शायद थोड़ा भूल रहे हैं कि मेरी जो मास्टर्स की डिग्री है इकोनॉमिक्स की बिल्कुल है आपकी, और ऑफशोर के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि माधवी बुश सिंगापुर में काम करती थी, उनको अलाउड, सिंगापुर में रहती थी तो सिंगापुर के टैक्स लॉज से गवर्न होती थी, टैक्स वहां पे करती थी, और अब सेबी ज्वाइन करने से पहले वो क्या करती थी वो अलग बात है। बट एक इंडियन कंपनी टैक्स हेवन में पैसा डाल रही, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी, आप एक पॉइंट को इतना आगे ले जा रहे हैं जिसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो चुका है, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होगी, आपको कभी तसल्ली नहीं होगी। और राजकुमार भाटी जी, सवाल इस बात का है कि हर बार जो सुधांशु जी ने सवाल उठाया, हर उस कंपनी, हर उस फॉरेन इंडिविजुअल का कनेक्शन आके कांग्रेस से क्यों मिल जाता है, जो पहले भी इन संदिग्ध ट्रांजैक्शंस में सुनाई दिया है, दिखाई दिया है, और कई ऐसे स्कैम इस देश में उजागर हुए हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, और इकोनॉमिक पावर जब बन रहा है तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है, तख्ता पलट हो रहे हैं। क्या अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? जो आरोप लगाया, क्या इसमें दम नहीं है? नाविका जी, मैं बड़ी ईमानदारी से पहले तो ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स की ज़्यादा बारीकियों को मैं नहीं जानता। मैं सेबी और हिंडनबर्ग की कार्यशैली के बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख रहा हूँ लगातार कि जब हिंडनबर्ग या कोई विदेशी एजेंसी अडानी समूह पर या किसी उद्योगपति पर कोई संदेह जाहिर करती है तो उसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार आ जाती है, और जब विपक्ष सरकार के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके बचाव में सारी मीडिया आ जाती है, और तमाम सवाल केवल विपक्ष से पूछे जाते हैं। कोई जनहित में या राष्ट्रहित में एक बार भी ये भी तो कह देना चाहिए, अगर कहीं संदेह है तो सरकार जांच करा ले, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी से जांच करा ली जाए इसकी। दूसरी बात आपने जो कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी ने अपने 18 घंटे काम करके इस देश के जो अर्थतंत्र को लूटतंत्र में तब्दील कर दिया है। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो रही है तो उसका फायदा बहुत मुट्ठी भर लोगों को, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उनको है। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आए हैं वो भी सोर इशारा करते हैं कि देश की 22% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है, और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। अभी आरबीआई का एक सर्वे आया है, आरबीआई जो सर्वे कराता है उसमें 75% लोगों ने ये कहा है कि हमारी इनकम घटी है और खर्चे बढ़े हैं, हमारी परचेजिंग पावर कम हुई है, क्रय शक्ति कम हुई है। ये स्थिति है। सरकार खुद कहती है कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन, और अगले 5 साल तक भी देंगे। जिस देश के 80 करोड़ लोग फ्री राशन की लाइन में लगते हों, क्या उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कहा जा सकता है? मुझे तो वो अदम गोंडवी जी बहुत प्रिय शायर हैं सुधांशु जी के। सुधांशु जी अक्सर उन्हें कोट करते रहते हैं, उनके कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने 20-25 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज पूरी तरह सार्थक वो हो रही हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है तो दिल पे हर रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, और मुल्क के मेयार को, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। ये जो कोठियों से देश का 2-4 अडानी अंबानी 2-4 इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ गए हो, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई हो, इससे देश की अर्थव्यवस्था का पता नहीं चलता। देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? रुपए की कीमत लगातार कम क्यों होती जा रही है?
हाँ, हमारा जो काला धन है शीर्ष बैंकों में वो लगातार क्यों बढ़ रहा है? हम प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरते क्यों जा रहे हैं? मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि प्रति व्यक्ति आय जो अमेरिका में है, प्रति व्यक्ति आय उसकी आधे तक पहुंचने में हमें 75 साल लगेंगे अभी आधे तक पहुंचने में। आखिर में मैं एक टिप्पणी और कर दूं कि ये कहना कि विदेशी कुछ लोग ये सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं या मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, जिस मोदी जी को मीडिया विश्व गुरु बताता है, विश्व में डंका बज रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, अमेरिका को प्रभावित करते हैं, मुझे लगता है बस एक सवाल बाकी रह गया भाटी जी कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मोदी जी विश्व गुरु हैं तो क्यों नहीं रुकवा रहे? शायद यही एक सवाल बाकी रह गया, ये भी पूछ डालिए। लेकिन आपने सवाल सही उठाए, सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल बीच में है, ये अखिलेश जी ने आज जो ट्वीट किया मेरी समझ में नहीं आया है। मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स में हूं, शायद हिंदी में नहीं हूं, इसलिए ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक का मायने क्या होता है, ये क्या होता है, कहना क्या चाह रहे हैं? आप जैसी विद्वान पत्रकार, इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आप नहीं समझ पा रही, मुझे इस पे आश्चर्य है। अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक समाज वो है जैसे हम अलग नजरिए वाले हैं, हम बहुसंख्यक हैं भारत में, लेकिन अलग नजरिए वाले हैं, हमें मोदी सरकार उत्पीड़ित करती है, दमन करती है, जेल में डालती है, मुकदमे कायम करती है। अलग नजरिए वाला वो समुदाय है वहां, सिंपल हिंदी में समझा देते ना कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, तो मुसलमान लिखने में इतना परहेज क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आया और आप भी नहीं समझा रहे हैं। आप भी मुझे गोल गोल दुनिया की सैर करा रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी भाटी जी की अब मजबूरियां देखिए और उनके सवाल भी आपने सुने, जवाब दे दीजिए। देखिए, अखिलेश जी ने जो ट्वीट में लिखा ना, अलग नजरिए का बहुसंख्यक समाज, इस पे मुझे अपने बचपन के जमाने क्या वो एक गीत याद आ जाता है, पर्दा है पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो, अकबर नहीं है, अखिलेश मेरा नाम नहीं, तो बेपर्दा मत करिए ना, वो पर्दा नशी में रहने दीजिए। पूरा देश समझ रहा है कि वो किस नजरिए वाले बहुसंख्यक समाज के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, मुझे थोड़ी मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी कि भाटी जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया कि इस देश में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका केवल चंद मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिला है। अंत में आते हुए कहने लगे 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो ये 80 करोड़ लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं। 1 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन पहुंच गया है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। 84 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अब सुनिए सर, पूरी बात सुनिए सर, अरे भाई पूरी बात सर 65 करोड़ लोग जो हैं उनके पास स्मार्टफोन हो गया है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। हवाई जहाज में ट्रेवल करने वालों की संख्या 2 गुनी बढ़ गई है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अब सुनिए, भारत में 8 करोड़ परिवार ऐसे हो गए जिनके पास एक कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। महोदय, इसीलिए आपको यह समझने की आवश्यकता होती है, और आपने कितनी अच्छी बात बोली, अदम गोडवी का वो शेर बोला कि फुटपाथ पर हिंदुस्तान आबाद है, महलों में आबाद नहीं है, और फिर आपने कितनी अच्छी तस्दीक की कि 25 साल पहले लिखा था। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, वो 25-30 साल पहले किसकी सरकार थी? सच है, लेकिन उस जमाने में सिर्फ फुटपाथ पर आबाद था। क्योंकि अगर सर पूरी बात मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 1998 में 97 में हमारी सरकार आने से पहले जो हाउसिंग लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, इसलिए मकान आबाद करना हर आदमी के बस की बात नहीं थी। और अदम गोडवी का आपने कहा कि हम, अच्छा एक बार शेर वो भी दोबारा कह देता हूं आपकी खिदमत में, जो उन्होंने खुद समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है, मेरी नहीं, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो इसलिए मैं आपको उनकी डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। राजकुमार भाटी जी, आप तो सवाल पूछने वालों में थे जब विदेश से जो कनेक्शन कांग्रेस के निकलते थे। और आज भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि विदेश की हर चीज से कनेक्शन कांग्रेस पार्टी का ही क्यों निकलता है। हम विपक्ष में रहते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं, और सत्ता में आते हैं मोदी जी के नेतृत्व में तो मेक इन इंडिया चलाते हैं। तो हम पूर्ण स्वदेशी हैं, विचार में भी, अवधारणा में भी और नीतियों में भी। और
इंस्पिरेशन भी अंग्रेजों के जमाने में बने हैं, इंस्पिरेशन भी विदेशी है और कनेक्शन भी विदेशी है। भाटी जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत मैं केवल बहुत कम समय लूंगा। एक तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि सत्ता में बैठे लोगों को इतने हवा में नहीं रहना चाहिए। आप जो इतनी सुंदर तस्वीर खींच रहे हैं, सुधांशु जी किसी दिन किसी अस्पताल के गेट पर जाके 1-2 घंटे खड़े हो जाओ तो वहां इस देश की गरीबों की हालत आपको देखने को मिलेगी। लोग बिना दवाई के, बिना स्ट्रेचर के, बिना एम्बुलेंस के, बिना डॉक्टर के तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है। किसी भी अस्पताल के गेट पर जाके खड़े हो जाओ। दूसरे आपने जी अराजकता और ये जो षड्यंत्र है और ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इस पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये विपक्ष इतनी कोशिशें कर रहा है, 18 महीने से कोशिशें कर रहा है, आज फिर एक कोशिश की। 2 दिन से हिंडनबर्ग का जो भजन जपा जा रहा है, आज जब स्टॉक मार्केट खुला तवज्जो नहीं दी उसने, आपकी इतना आक्रोश की, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया उन्होंने। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, रिकवर किया, अच्छे से चल रहा है और भगवान करे छोटे निवेशकों का पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। मुझे ये बता दीजिए, अराजकता क्यों चाहते हैं आप? अपने ही देश पर प्रहार क्यों? नहीं, कोई प्रहार की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, ये इशू नहीं है। इशू ये है क्या सेबी में बैठे हुए जो अफसरान थे, जो चेयरपर्सन हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या कोर्ट को जो उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी वो सच्ची थी या नहीं? क्या उन्होंने अडानी साहब को बचाया? क्या विनोद अडानी साहब जो गौतम अडानी के भाई हैं, उन्होंने उस फंड को जिसमें उनका निवेश था, ऑफशोर था, जैसा कि तहसीन पुराना ने कहा, उसको साइफन ऑफ किया? तो हम तो सिर्फ एक इकोनॉमिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेबी की जांच हो। इसमें हिंडनबर्ग सही हो, गलत हो, वो हमारे खिलाफ हो, सोरोस कहां से आ गए, ये मैटर नहीं करता। और जब माधवी बुच ने खुद कहा है कि हाँ मैंने तो निवेश किया था, लेकिन वो पहले किया था, तो उसकी एक जांच हो जाए छोटी सी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? और क्यों मोदी साहब कूद पड़े? सुधांशु त्रिवेदी कुछ और कह रहे हैं। अरे भाई, हमने सिर्फ अपनी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्वेश्चन किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात, आपने कहा साहब हम अराजकता फैला रहे हैं। कोई अराजकता नहीं फैला रहे, इसमें अराजकता कहां से आ गई? हमारा यह कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। आप जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखा रहे हैं, वो डिबेट हम रोज करते हैं, हमने बजट वाले दिन भी की, लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ता है। छोटे छोटे लोगों की निवेश रहती है स्टॉक मार्केट में, वहां अराजकता फैलाना यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पूरा का पूरा फंड जो है वो उड़ा देना छोटी सी बात लगती है आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये विवेक श्रीवास्तव जी रोज सुबह उठकर या विपक्ष रोज सुबह उठकर एक आरोप लगा दे तो जांच बैठ जानी चाहिए और कॉन्फिडेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हिला देना चाहिए। क्या ये एक छोटी सी बात है? विपक्ष का काम है प्रश्न, विपक्ष का काम देश को हिलाना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हिलाना नहीं है विपक्ष का काम। सेबी पे प्रश्न पूछा है, सेबी की चेयरपर्सन पे नहीं मैडम, हमने सीधा पूछा है, सेबी की चेयरपर्सन की इंटीग्रिटी पे सवाल किया है। हिंडनबर्ग सही है गलत है ये डिबेट है ही नहीं। और जब वो खुद कह रही है कि हाँ उन्होंने निवेश किया तो आपने विपक्ष राहुल गांधी का है? स्टेटमेंट नहीं सुना? उन्होंने तो कहा लोगों की निवेश पर उन्हें बहुत फिक्र हो रही है। खुद भी वो निवेश करते हैं, 43% उनकी इनकम भी जाती है स्टॉक मार्केट में। है ना, देखिए कोई भी पार्टी मैडम, इस देश की कोई भी पार्टी देशद्रोही नहीं है, लोगों के खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं इलेक्शन लड़े। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी खुद ही सवाल, खुद ही को सर्टिफिकेट जवाब दे दीजिए, चाहे हम विपक्षी में हो। नविका जी सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी करीब 50 लाख रुपए कमा चुके हैं हाल के दिनों में उसी शेयर बाजार से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार मुट्ठी भर लोग हैं, हर तरफ गरीब दिख रहे हैं, हर तरफ उनको महामारी दिख रही, हर तरफ बेकारी दिख रही, हर तरफ बीमारी दिख रही, तो सचमुच कुछ वो पुराना देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि देश में राम राज्य आ गया, हर तरफ ठीक हो गया। किसी भी अस्पताल में आप कभी भी चले जाएंगे तो यही हाल दिखेगा। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है, उदाहरण भी चुनना चाहिए, थोड़ा समझदारी भरा चुनना चाहिए। लेकिन आज देश में
19 करोड़ लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। 19 करोड़ लोग, ये थोड़ा जानना चाहिए। और वो जो 19 करोड़ लोग हैं उनकी जो औसत आयु है वो 38 से घटकर अब 32 साल हो गई है। यानी जो नौजवान कमा रहा है वहां पैसे लगा रहा है। उसी नौजवान ने राहुल गांधी को आज ठेंगा दिखा दिया। उसी नौजवान ने, जो राहुल गांधी ने सुबह सुबह वीडियो डाला था जिसमें वो आर्थिक अराजकता को करने की कोशिश कर रहे थे, उसने ठेंगा दिखा दिया। और उस नौजवान ने, जो आज हमारी इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, उसने बता दिया कि कोई एफआईआई नहीं तय करेंगे, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं तय करेंगे, कोई बड़े लोग नहीं तय करेंगे, कोई एचएनआई नहीं तय करेंगे। उसी रिटेल इन्वेस्टर ने आज भारत के शेयर बाजार को रोक लिया, थाम लिया। जहां तक रही बात सेबी चेयरपर्सन की बात, बिल्कुल मैं उस पक्ष का हूं, सरकार को जांच करानी चाहिए, जरूरत पड़े तो उनको कुछ समय के लिए हटाना भी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं इसमें, क्योंकि वो रेगुलेटर हैं, वो नियामक हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हमें कोई बात नहीं करनी, ये बड़ी दार्शनिक टाइप की बात हुई। हिंडनबर्ग एक बदमाश, एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को कंपनियों के बारे में उल्टा सीधा बताकर, उनके शेयर गिराकर उससे ही कमाई करती है। उसका क्लाइंटेल बेस है जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि भैया आप खरीद लो, अब इस कंपनी को हम बर्बाद करने वाले हैं। और सवाल यहां यह है कि जब 19,20,000 करोड़ से 6,47,000 करोड़ अडानी के ग्रुप की कंपनियां रह गई, तो किसका नुकसान हुआ था? देश के रिटेल इन्वेस्टर का। अडानी फिर आज रिकवर कर गए। अडानी 3 नंबर से 22वें नंबर पर गए थे, अब फिर से 10वें नंबर के अंदर आ गए हैं। उनका तो फिर से भला हो जाएगा। राहुल गांधी बुरा कर रहे हैं देश के उस नौजवान का जो इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उनकी कमाई तो झमाझम बढ़ रही है, वो तो बड़ी समझदारी से बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही। कोई नहीं कह रहा कि सेबी के चेयरपर्सन की इन्वेस्टिगेशन सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता क्या पूछ रही है? पीयूष आया का राजकोट से सवाल है, कांग्रेस अगर विदेशी हिंडनबर्ग पर भरोसा कर सकती है तो दूसरे लोग विदेशी बांग्लादेशी पत्रकार के आरोपों पर भरोसा क्यों ना करें, जिसने कहा है कि खालिदा जिया के बेटे से उनकी मुलाकात हुई थी लंदन में। अब इसका जवाब कांग्रेस क्यों नहीं दे रही? नाविका जी, सेबी की चेयरपर्सन खुद ये मानती है कि उनका इन्वेस्टमेंट था एक ऑफशोर कंपनी के अंदर, जिसमें जिस कंपनी को वो इन्वेस्टिगेट करी थी वो उसके पैसे डाल रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बहुत गलत है। अगर आप एक सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? फिर मैं उसके बाद कह देता, आप बोल दीजिए। जी आप बोल दीजिए, मैं इसके बाद बोलता। बोलिए जी हर्षवर्धन जी, बोलिए, मैं आपके बाद बोलता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तहसीन भाई आप कमाल की बात कर रहे हैं जी। सेबी चीफ के पद पर जिसकी भी नियुक्ति होती है वो अपने सारे करियर का रिकॉर्ड वहां जमा करती है, नंबर 1। ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग अगर कहीं नौकरी करने जाए तो भी हम बताते हैं कहां कहां रहे, नंबर 1। नंबर दो सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, ये दूसरी बार आ रहा है। जो नहीं आप गारंटी लेते हैं सभी का, क्योंकि चेयरपर्सन बिल्कुल स्कॉट बिल्कुल क्लीन है। राहुल गांधी की गारंटी ले रहे हैं बैठ करके। कभी आप साथ होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, आप राहुल गांधी की गारंटी। अरे रुक तो जा भाई, सुन तो लिया करो, बड़े गंभीर टाइप से हो जाते, एकदम झुट्ठो गंभीर टाइप से। जब विदेशों में नौकरी रही माधवी बुच और उनके पति धवल की, तो उनके इन्वेस्टमेंट का वही लेवल होगा। हम छोटे शहर से भी निकलकर दिल्ली मुंबई में निवेश करते हैं, और हमारे यहाँ के भी निवेश करने वाले जो रूट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तहसीन भाई बड़े आदमी हैं, बड़े लोग साथ उठते बैठते हैं, वो ये बात घुमा घुमा कर नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल उन्होंने पूछा, मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूँ। टेक्निकल जवाब से पहले फिर और भी आप ये बताइए ना, जो जनता का सवाल था वो ये था कि राहुल गांधी मिले थे कि नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं? चलिए मैं इसका बहुत सिंपल जवाब देता हूँ। मैं माननीय सुधांशु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप राहुल गांधी की जांच कराएं, अखिलेश जी की जांच कराएं, और यहाँ पे जो ग्रुप पे जो आरोप लगाए उसकी जेपीसी करा दी, दूध का दूध पानी का पानी, और टेलीवाइज कराइए, टेलीवाइज जांच कराइए, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक लास्ट लाइन में से ज्यादा नहीं। 6 ऑफशोर कंपनी से पैसा है एक ग्रुप के अंदर, वो सारे 6 ऑफशोर कंपनीज एक ही विदेशी एड्रेस के ऊपर है, अबू धाबी में। ये आज तक आपको नहीं पता चला, इसके बेसिस पे क्लीन चिट मिला, और जो औरत उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उससे भी रेगुलेटर पे, क्योंकि उसने रिपोर्ट दी है, और सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आया। नहीं, सवाल और भी है। अरविंद गुप्ता
का ग्वालियर से सवाल है। राहुल गांधी ने आज तक नहीं बताया कि चीन से क्या समझौता किया। उधर हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पर हाय तौबा मचा रहे हैं उसी में डिस्क्लोजर भी है, इस पर कुछ क्यों नहीं कहते? डिस्क्लेमर भी है, उस पर कुछ क्यों नहीं कहते? छाया सोनी का शाहदोल से सवाल है, क्या यह संयोग है या प्रयोग कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद भारत विरोधी टूलकिट एक्टिव हो जाता है? ये जनता पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विदेशी हिंडनबर्ग के आरोप पर राहुल गांधी अगर माधवी बुच का इस्तीफा मांग रहे हैं तो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर बाहर राहुल गांधी खुद इस्तीफा कब देंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए दर्शकों के सवालों का। नाविका जी, आज आपकी डिबेट पे जो हमारे तीनों सम्मानित मित्र बैठे हैं प्रतिपक्ष से, उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर बात कही। तहसीन पुनावाला एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जांच कराइए। आपका विनम्रता से आपका क्या लोकस स्टैंडी है? कांग्रेस पार्टी के एलओपी हैं, वो लिख के दें कि मैं उन सारे आरोपों से जांच के तैयार हूं। आप देखिए दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के भाटी जी, ये उस नेट एंडरसन के फेवर में बोल रहे हैं जो ये कहता है, डिस्क्लेमर में लिखा है कि मेरा काम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना। दर्शकों को बताना चाहता हूं, पिछली बार जब अडानी के शेयर गिरे थे जनवरी 2023 में, तो अप्रॉक्सीमेटली $4.1 मिलियन कमाए थे, यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए। बिल्कुल शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करने वाले का समर्थन करने के लिए समाजवादी खड़ा है। समाजवादी जिसने 35 करोड़ रुपए 5 दिन में कमा लिया, उसका डिफेंस। और देखिए दूसरे राजनीतिक विश्लेषण लेफ्ट के प्रति पहली बार समय बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है समय। ये सब मिलकर क्यों अराजकता, क्यों स्टॉक मार्केट को हिला रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन जितना मांगे शायद सही हो, लेकिन हर बार हिंडनबर्ग को गीता का ज्ञान मानना क्या ये सही है? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद और दर्शकों आपका भी